Hello guys, today we are going to start our new topic on SQL. So सबसे पहले हम जानते हैं कि SQL क्या होता है, SQL का क्या यूज़ होता है, व्हाट इज़ SQL, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस एंड हाउ टू लर्न, कैसे हम सीख सकते हैं SQL को और क्या इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और व्हाट इज़ SQL, एसक्यूएल होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है एक जो क्या काम करती है, डेटा बेस से इंटरेक्ट करती है और हमें डेटा फैच करके देती है, मैनिपुलेट करके देती है। मतलब मल्टीपल यूजेस होते हैं, डेटा क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना और रिट्रीव करना। अब एक डेफिनेशन के लिए अगर हम एसक्यूएल को जानते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन के लिए हम लोग नोट्स में बना सकते हैं या फिर कैसे बोलते हैं। एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है विच यूज टू एक्सेस, जो क्या करती है, यूज टू एक्सेस करती है एंड मैनिपुलेट डेटा, डेटा को मैनिपुलेट करती है किसमें, डेटाबेस के अंदर। एसक्यूएल स्टैंड फॉर किस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है एसक्यूएल की, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वी कैन क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट द डेटा यूजिंग एसक्यूएल। डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, कहाँ से, डेटाबेस से। और डेटाबेस कौन सा यूज़ करते हैं हम, डेटाबेस के लिए यूज़ कर सकते हैं माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रे एसक्यूएल और बहुत सारे आपके पास एसक्यूएल सर्वर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे जहाँ पे आप एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो। अब जानते हैं एसक्यूएल के यूजेस क्या होते हैं। तो एसक्यूएल का यूजेस होते हैं इंटीग्रेशन विद वेरियस टेक्नोलॉजी, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेशन करना, असेंशियल करना, मैनेजिंग क्वेरीज और डेटा को मैनेज करना डेटाबेस के अंदर। ठीक है। अब अब जानते हैं कि एसक्यूएल डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में कैसे यूज आता है। तो यूज्ड फॉर क्वेरिंग लार्ज डेटा सेट। डेटा, एक लार्ज डेटा सेट पे काम करने के लिए हम डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के अंदर एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा की एनालिसिस के लिए। एनालिस्ट यूज एसक्यूएल टू जनरेट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। इनसाइट दैट इंफॉर्मेशन, बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस के ऊपर डिसीजंस लेने के लिए। मशीन लर्निंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल का। कैसे, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग, प्रिपेयर कराता है और मैनेज कराता है डेटा रिक्वायर फॉर ट्रेनिंग मशीन्स लर्निंग, मशीन लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मॉडल्स, एल्गोरिथम्स के लिए। फिर आता है एसक्यूएल कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, वेब डेवलपमेंट के लिए भी एसक्यूएल का यूज़ करा जा सकता है। यूज टू मैनेज यूज़र डेटा, यूज़र की तरफ से जो डेटा आता है उसको मैनेज करने के लिए। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए एंड कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट को मैनेज करने के लिए। फिर आता है क्लाउड और बिग डेटा के साथ भी एसक्यूएल का यूज़ करा जा सकता है। एसक्यूएल इंटीग्रेट इनटू क्लाउड बेस्ड डेटाबेस। क्लाउड बेस्ड डेटाबेस जो हमारे होते हैं, जैसे अमेजोन आरडीएस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर होता है, इनके डेटाबेस को बिग डेटा के साथ भी क्वेरिंग करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कि एसक्यूएल काम कैसे करता है। तो व्हेन यू इंटरेक्ट टू डेटाबेस, जब भी आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आप एसक्यूएल की कमांड्स का यूज़ करते हो, ऑपरेशंस का यूज़ करते हो। कमांड्स ट्रांसलेट करती है एसक्यूएल के इंजन को कि एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब एसक्यूएल के अंदर काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्रिएट डेटाबेस के लिए कमांड होती है। डेटाबेस को डिलीट कर भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और डेटाबेस को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम अब जानते हैं व्हाट कैन एसक्यूएल डू, कि एसक्यूएल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस के अगेंस्ट क्वेरीज को एग्जीक्यूट करा सकता है। देन फिर एसक्यूएल कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा रिट्रीव भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस। एसक्यूएल इंसर्ट भी कर सकता है डेटाबेस के अंदर आपके रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल कैन अपडेट, अपडेट कर सकता है रिकॉर्ड्स को। फिर एसक्यूएल कैन डिलीट, create and create new tables, create database. These type of functions can SQL perform. ठीक है। एसक्यूएल ये सारे काम कर सकता है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करके। एसक्यूएल कैन क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर इन द डेटाबेस। एसक्यूएल कैन क्रिएट व्यूज इन डेटाबेस। ठीक है। ये सारे काम आप एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट हम जानते हैं कि RDBMS क्या होता है। RDBMS होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो बेसिस ऑफ एसक्यूएल होता है एंड ऑल द मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम सच एज, जो आपके मॉडर्न डेटाबेसेस हैं जैसे माई एसक्यूएल सर्वर हो गया, IBM DB2 हो गया
ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ये सारे आपके RDBMS डेटाबेस होते हैं, जो क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटा RDBMS स्टोर कराता है ऑब्जेक्ट की तरह, टेबल्स की तरह कराता है। अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज। टेबल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज होती है, जो क्या करती है, डेटा को स्टोर कराती है रोज और कॉलम्स के अंदर। हम देखने वाले हैं एसक्यूएल को डाउनलोड कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं आपके पीसी के अंदर। मेरे पास विंडोज़ है तो आपको विंडोज़ के विंडो है अगर आपके पास, तो PostgreSQL के ऊपर जाना है। यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास वेब पेज ओपन हो गया आ जाएगा। ठीक है, वेब पेज आने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिनक्स का, मैक का और विंडोज़ का। विंडोज़ के ऑप्शन पे जाना है, मैक है तो आप मैक के ऑप्शन के ऊपर जाओगे, यहाँ पे डाउनलोड द इंस्टॉलर का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करते ही आपका जो एसक्यूएल होता है, PostgreSQL डाउनलोड लग जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। डाउनलोड लगाने के बाद, एक बार डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है और इंस्टॉल कर लेना है पीजी एडमिन को। मेरे में पहले से पीजी एडमिन है तो मेरे को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट जाके यहाँ पे सर्च करूँगा। आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पीजी एडमिन के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हो, थोड़ी देर में ये आपके पास ओपन होके आ जाएगा। एक बार ओपन होने के बाद, सेटअप होने के बाद, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे डिफाइन करा होगा। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास यहाँ पे आपका डेटाबेस जो भी जिस भी नाम से आपने क्रिएट करा होगा सर्वर को, वहाँ आपका नाम विजिबल होके आएगा। ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास सारे डेटाबेसेस ओपन होके आ जाएंगे। अब डेटाबेस के अंदर आपके पास डिफ़ॉल्ट एक ही डेटाबेस मिलेगा पोस्टग्रे नाम से, जो उन्होंने डाउनलोड के टाइम पे आपको बना के दिया है, सॉफ्टवेयर ने आपको बना के दिया है। बाकी जो डेटाबेसेस है वो मैंने खुद से क्रिएट करे हैं। हम वो भी जानेंगे कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। तो मेरे पास पहले से था तो यहाँ पे मेरे डेटाबेस विजिबल होके आ रहे हैं। आपको पोस्टग्रेसक्यूएल के ऊपर पोस्टग्रेस के ऊपर जाना है और क्वेरी टूल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपके पास में यहाँ पे क्वेरी लिखने के लिए, कोड एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको क्वेरी कोड लिखना है और नीचे आपके पास आउटपुट विजिबल होके आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि आगे क्या पढ़ेंगे। आगे हमारा काम है कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले जानेंगे डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। एक स्ट्रक्चर्ड डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है जो टिपिकली स्टोर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिकली, डेट कैन बी एक्सेस्ड और मैनिपुलेटेड यूजिंग डेटाबेस। मैनिपुलेट होके डेटाबेस के साथ एक्सेस कर सकते हैं हम। और DBMS यूज़ करने के लिए आपके पास, डेटाबेस यूज़ करने के लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। हम यूज़ कर रहे हैं PostgreSQL। तो अब हम अपना पहला कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं, पहला क्वेरी लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट लिखना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस। इतना लिखने के बाद आपको जो भी आपके डेटाबेस का नाम रखना है वो आप नाम रख सकते हो। उस डेटाबेस का जो नाम होता है उसको डिफाइन करने के लिए आपके पास सिंपल 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है कि डेटाबेस का जो आपका नाम होगा वो कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा और आपका अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। सेकंड आता है कि आपके जो डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस का नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आएगा। अगर आपको सेपरेट करके कुछ दिखाना है तो सेपरेट करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट डेटाबेस हमारा है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे ABCD। ये हमारा डेटाबेस है। आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, ऊपर जाके F5 से भी एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका कोड, और यहाँ एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करते हो तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास मैसेज लिख के आएगा, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे आपको कोई एरर मिलती है तो इसका मतलब है आपके जो डेटाबेस है वो क्रिएट नहीं हुआ है। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे रिटर्न सक्सेसफुली लिख के आएगा और नीचे टाइम विजिबल होके आएगा कि कितनी देर में इसने ये आपको काम करके दिया है। इसके डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है आपको। अगर डेटाबेस यूज़ करना है तो क्लिक करने के बाद जैसे ही क्वेरी टूल के ऊपर क्लिक करते हो, आपका ABCD डेटाबेस है उसके अंदर हम एंटर कर जाएंगे। अब जो भी आप कोड एग्जीक्यूट करते हो, क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो, वो सारा जाके कहाँ पे स्टोर होगा, आपके ABCD डेटाबेस के अंदर। तो अब हम देखने वाले हैं हमारी आज की क्लास में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, और डेटा इंसर्ट करने के बाद टेबल को देखते कैसे हैं, नीचे आपकी टेबल कैसी बनी है, आउटपुट में आपकी टेबल को कैसे विजिबल करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट लिखना है, क्रिएट, फिर लिखना है टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम देना है, जो भी आपको टेबल का नाम रखना है। कंडीशन वही सेम रहेगी जो डेटाबेस के टाइम पे कंडीशन थी कि टेबल का नाम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हो।
देन फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम के नाम डिफाइन करने कि आप कौन सा कॉलम रखना चाहते हो। तो आज के लिए हम सिंपल एक टेबल बनाएंगे जिसमें 2 कॉलम्स होंगे, नाम और मार्क्स। बच्चों के नाम होंगे और उनके मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे पहले कॉलम का नाम मैंने डिफाइन करा, नाम। आप टेबल का जब भी कॉलम डिफाइन करते हो तो कॉलम के साइड में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि नाम के अंदर या फिर जो कॉलम आप डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आप डालने वाले हो। तो मैंने नाम के अंदर डिफाइन करा कि टेक्स्ट टाइप की वैल्यू डालूंगा मैं, टेक्स्ट टाइप का डेटा इंसर्ट करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला कॉलम मैंने डिफाइन करा मार्क्स। यहाँ पे मैं किस टाइप की वैल्यू इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा न्यूमेरिक वैल्यू। इतना डालने के बाद आपको कोड को एग्जीक्यूट करना है। जब आपके पास एक सिंगल क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक कर सकते हो और आपके पास एक टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। नीचे आउटपुट में आपके पास विजिबल होकर आ रहा है क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब मेरे को देखना है कि मेरी टेबल बनी कैसी है, कहाँ पे बनी है। तो टेबल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। तो सेलेक्ट करा हमने, फिर हमने करा स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम, कि सेलेक्ट करो सारे कॉलम। कहाँ से करना है, XYZ नाम की टेबल से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ, सेलेक्ट करके लाओ सारे कॉलम्स, कहाँ से, XYZ नाम की टेबल से। अब हमारे पास 2 क्वेरीज हो गई। तो जो आपको क्वेरी या कोड एग्जीक्यूट करना है उसको सेलेक्ट करना है और रन करने पे आपके पास टेबल विजिबल होके आ जाएगी। नीचे आउटपुट में हमारे पास टेबल आ गई जिसमें हमारा पहला कॉलम है नाम, दूसरा कॉलम है मार्क्स। अब आते हैं कि टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे इंसर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो। इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट कराना है, XYZ नाम की टेबल में। और क्या इंसर्ट कराना है, हमें इंसर्ट कराना है वैल्यूज़ को। इंसर्ट इनटू XYZ, और क्या इंसर्ट कराना है, वैल्यूज़ को। ब्रैकेट ओपन करना है, जिस फॉर्मेट में आपने ऊपर कॉलम्स डिफाइन करे हैं उसी फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा डालना है। तो नाम जो आपका अल्फ़ाबेटिक कॉलम्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट टाइप का डेटा है नाम के अंदर आएगा तो आपको सिंगल कोट के अंदर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डिफाइन करा अंकित, और उसके मार्क्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपने ऊपर कॉलम को क्रिएट करने के टाइम पे, टेबल क्रिएट करने के टाइम पे कॉलम्स को डिफाइन करा था, पहले नाम तो पहले नाम ही आएगा, फिर उसके बाद मार्क्स तो बाद में मार्क्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो आपके अल्फ़ाबेटिक कॉलम्स होते हैं जिसमें आप अल्फ़ाबेटिक वैल्यू डालने वाले हो, वो सिंगल कोट्स के अंदर आएंगे। और न्यूमेरिक जो कॉलम्स होते हैं वो डायरेक्ट डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करते ही आपका टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट में आपके पास क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली लिख के आएगा और टाइम लिख के आएगा कितनी देर में इसने क्वेरी को रन करा है। देन फिर हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि हमारी टेबल कैसी है, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ है। सेलेक्ट वाली क्वेरी को सेलेक्ट करोगे और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको आउटपुट में विजिबल हो जाएगा कि टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए आपके पास इंसर्ट की क्वेरी है, क्रिएट करने के लिए टेबल क्रिएट की क्वेरी है, और टेबल को देखने के लिए, विजिबल करने के लिए, आउटपुट में टेबल को लेके आने के लिए आपके पास सेलेक्ट की क्वेरी है। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको क्वेरीज देखनी है लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा था, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ जो PG एडमिन सॉफ्टवेयर है यहाँ पे क्वेरी अगर आप सीधा लीव करते हो वेबसाइट को या इस ऐप को सीधा लीव करते हो तो आपके पास जो अंदर आपने क्वेरीज लिखी है वो सारी डिलीट हो जाती है। अगर वो क्वेरीज चाहिए तो क्वेरी हिस्ट्री के अंदर जाते हो तो आपके पास यहाँ पे क्वेरीज मिल जाएगी जो लास्ट टाइम आपने एग्जीक्यूट करी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ जान लेनी थी। इसके बाद अगर आपको सेव कराना है तो यहाँ फाइल के ऑप्शन पे जाके सेव एज पे के ऑप्शन पे क्लिक अगर करते हो तो आप जो क्वेरी पेज है इसको सेव भी करा सकते हो, जो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जो भी आपने क्वेरी कोड लिखा होगा वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए मिल जाएगा। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करते हैं। तो डुप्लीकेट टेबल कैसे क्रिएट करी जाती है, यहाँ पे डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, और डुप्लीकेट टेबल का जो भी आपको नाम रखना है, तो मैंने डुप नाम से रख दिया, DUP डुप्लीकेट टेबल के लिए। और ये टेबल जो है डुप्लीकेट, ये किस टेबल की डुप्लीकेट होगी, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि जो डुप्लीकेट टेबल है वो सेम होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ, बिल्कुल XYZ नाम की टेबल है वैसी सेम टेबल होगी। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करके रन करोगे एक आपके पास नई टेबल क्रिएट होके आ जाएगी जो कैसी होगी, बिल्कुल XYZ जो टेबल थी हमारे पास उसके जैसी दिखेगी। तो XYZ टेबल हमारे पास ये वाली थी। इसी क्वेरी को कॉपी करा और नीचे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, पेस्ट करा। अगर आप यहाँ पे डुप करके जब भी चला के देखोगे, डुप नाम से आपने
डाला टेबल का नाम और सेलेक्ट करके रन करोगे तो एक टेबल आपके पास आ गई जो डुप्लीकेट कैसी है, बिल्कुल XYZ टेबल के जैसी सेम डुप्लीकेट टेबल बन के आ गई आपके पास। अब डुप्लीकेट टेबल बनाने का रीज़न क्या होता है या क्या फ़ायदा होता है? तो डुप्लीकेट टेबल बनाने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई टेबल के फॉर्मेट पे चेंजेस करने, तो आप डुप्लीकेट के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो, जिससे आपकी ओरिजिनल टेबल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई गलती होती है तो डुप्लीकेट टेबल पर गलती होगी, ओरिजिनल टेबल आपके पास सेफ रहेगी। अगर आपको वो चेंजेस हटाने तो आप इसको डुप्लीकेट टेबल को जो भी चेंजेस रखने हैं वो ओरिजिनल टेबल पे कर सकते हो, डुप्लीकेट टेबल को हटा सकते हो। अब देखते हैं कि टेबल को खाली कैसे करते हैं, टेबल में से डेटा कैसे डिलीट करते हैं। तो ट्रंकेट करने से, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम डुप, ट्रंकेट टेबल वाली क्वेरी अगर आप सेलेक्ट करके रन करते हो तो ये क्वेरी क्या करती है, आपकी टेबल को कर देती है एम्प्टी, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर आपके पास बचता है, टेबल के अंदर से सारा डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब आता है टेबल को ही डिलीट कैसे करें कि कंप्लीट हमारे पास टेबल ही डिलीट हो जाए। तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम जो भी आपको रखना है। तो टेबल का नाम मैंने जिस भी टेबल को आपको डिलीट करना है, तो ड्रॉप टेबल डुप जैसे ही आप सेलेक्ट करके रन करोगे तो आपकी डुप नाम से जो टेबल बनाई थी डुप्लीकेट टेबल वो डिलीट हो जाएगी। अब जब भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुप करोगे तो आपके पास आउटपुट में एरर विजिबल होगी। एरर क्यों है कि जो आपने टेबल बनाई थी वो अब डिलीट हो गई है, तो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आपके पास जो एरर है वो क्या है कि टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही आप इस क्वेरी को फिर से रन करते हो तो फिर से टेबल बन जाएगी। टेबल बनने के बाद फिर से सेलेक्ट करके अगर रन करके देखोगे तो वापस टेबल आ जाएगी। तो ये क्वेरीज कैसे काम करती है कि एक बार एग्जीक्यूट होने पे आपके पास काम करेगी, जैसे ही आप डिलीट कर देते हो या री एग्जीक्यूट करते हो वापस आपके पास सेम प्रोसेस चल जाएगा। और लास्ट टाइम हमारे पास XYZ नाम से एक टेबल थी जिसके अंदर दो कॉलम्स थे, नेम और मार्क्स। अब इसके अंदर मैं एक डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ इंसर्ट वाली क्वेरी से, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम है XYZ। XYZ के अंदर क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना है। ब्रैकेट ओपन करके पहले मैंने एक नाम इंसर्ट करा, नाम के अंदर मैंने कोई भी डेटा इंसर्ट करा नाम, और उसके बाद मैंने उसके कोई मार्क्स दे दिए। सेलेक्ट करके मैंने करा इसको रन। ठीक है, सेम मैं फिर से एक और बंदे का नाम यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, उसके भी मार्क्स यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये नेक्स्ट डेटा हो गया हमारा। मल्टीपल डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे अगला नाम लिखोगे, यहाँ पे उनके मार्क्स लिखोगे, और ब्रैकेट ओपन करके मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे अगला नाम लिखा आपने एंड यहाँ पे उसके मार्क्स दे दिए। ठीक है, सेलेक्ट करके रन करोगे तो एक साथ दो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर आप सेलेक्ट वाली क्वेरी को रन करके देखते हो तो आपके पास XYZ नाम की टेबल के अंदर जो भी हमने डेटा इंसर्ट करा वो आ जाएगा। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस जो हम अप्लाई करने वाले हैं कॉलम्स के ऊपर। अब न्यूमेरिक कॉलम के लिए अलग से फंक्शंस होते हैं और अल्फ़ाबेटिक कॉलम के लिए अलग फंक्शन होते हैं। न्यूमेरिक कॉलम वाले फंक्शन देखने वाले सबसे पहले तो सेलेक्ट करके, स्टार का मतलब होता है कि सारे कॉलम्स लेके आने, कहाँ से, XYZ नाम की टेबल से। सेलेक्ट करके रन करते हैं तो XYZ नाम की टेबल से सारे कॉलम्स आ जाते हैं। अगर मेरे को पर्टिकुलर कोई एक कॉलम देखना है XYZ नाम की टेबल से तो मैं उस कॉलम का नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे नाम वाला कॉलम चाहिए मेरे को तो नाम लिखूंगा, सेलेक्ट करके रन करने पे आपके पास सिर्फ नाम वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि मेरे को नाम वाले कॉलम के ऊपर कुछ फंक्शंस अप्लाई करने। अब नाम वाला कॉलम है उसके अंदर जो डेटा है वो अल्फ़ाबेटिक डेटा है, तो अल्फ़ाबेटिक डेटा के लिए, अल्फ़ाबेटिक कॉलम्स के लिए अलग से फंक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन हम देखने वाले हैं कि नाम को, सभी के नाम को अपर केस में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने करा सेलेक्ट और अपर फंक्शन का यूज़ करा। ब्रैकेट के अंदर मैंने डाला, फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर मैंने डाला नाम, नाम को अपर केस में करना है। फ्रॉम किस टेबल से करना है, XYZ नाम के टेबल से। जैसे ही सेलेक्ट करके रन करते हो तो सभी के नाम अपर केस के अंदर आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेलेक्ट लोअर। लोअर फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सभी के नाम को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सभी के नाम लोअर केस के अंदर आ जाएंगे, सारे लेटर स्मॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सेलेक्ट। आपको नाम के, सभी के नाम के पहले दो लेटर चाहिए, तो आप नेम कोमा दो करोगे तो सभी के नाम के पहले दो करेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। XYZ करा, रन करते ही लेफ्ट साइड से सभी के नाम के दो करेक्टर आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है,
थोड़ा सा टाइम लेगा, रन होने में थोड़ा टाइम भी ले सकता है। रीज़न क्या है कि आपके पास अगर ज़्यादा फाइल्स वगैरह या ज़्यादा डेटाबेसेस क्रिएट करें हैं तो थोड़ा टाइम ले सकता है। नेक्स्ट आता है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या करेगा, पीछे से, नाम के पीछे से क्या ले लेगा, जितने करेक्टर्स आप डिफाइन करोगे, जैसे 2 करेक्टर अगर डिफाइन करें तो नाम के पीछे से 2 करेक्टर लेके आ जाएगा। सेलेक्ट करके रन करते हो, पीछे से आपके पास 2 करेक्टर आ जाएंगे नाम के लास्ट से। ठीक है, ठीक है, सभी के नाम के लास्ट के 2 करेक्टर आ गए। अब इसके बाद आता है एक फंक्शन, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या काम करता है, नाम के अंदर कितने करेक्टर्स है, मतलब पर्टिकुलर किसी नाम के अंदर किसी कॉलम के हर रो के अंदर कितने करेक्टर है वो आप डिफाइन कर सकते हो। सेलेक्ट करके रन करोगे, ट्रिपल क्लिक से आपका सेलेक्ट हो जाता है लाइन। ट्रिपल क्लिक से सेलेक्ट करना है एंड देन रन करते ही आपके पास लेंथ फाइंड होके आ जाएगी। ठीक है, लेंथ आ गई कि हर सभी के नाम के अंदर कितने करेक्टर्स हैं। आज की क्लास में देखने वाले हम आगे के फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए सबसे पहले फंक्शन देखेंगे, टेबल को रन करते हैं। टेबल रन करने के लिए सेलेक्ट करके रन कर लिया, ये आपके पास टेबल के अंदर नाम वाला कॉलम आ गया। अब सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट। अब आज की क्लास का पहला फंक्शन है कि लास्ट क्लास में हमने देखा था लेफ्ट साइड से अगर आपको नाम के करेक्टर चाहिए या राइट साइड से चाहिए तो निकाल लेते हैं। अब बीच में से चाहिए तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे फंक्शन होता है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके आपने नाम के स्टार्टिंग वैल्यू देनी है कि नाम के किस करेक्टर से चाहिए। जैसे अंकित में के और आई चाहिए तो के की पोजीशन है 3rd, के और आई कितने लेटर चाहिए, 2 लेटर चाहिए। और यहाँ पे लिखोगे टेबल का नाम फ्रॉम XYZ। सेलेक्ट करके जैसे ही रन करते हो आपके पास में XYZ नाम की टेबल में से सभी नाम के 3rd और 4th करेक्टर आ जाएगा, मतलब 3rd पोजीशन से 2 करेक्टर। तो 3rd पोजीशन से 2 करेक्टर कौन से होते हैं, 3rd और 4th करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक और फंक्शन जिसको बोलते हैं सेलेक्ट कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन क्या काम करता है कि आपके स्ट्रिंग के अंदर आपको किसी चीज़ को कंबाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल नाम के साथ में आपको कॉनकैट करना है स्पेस, तो स्पेस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल कोट के अंदर स्पेस डालोगे और सभी के नाम के बाद सरनेम डालना है। सरनेम में यहाँ पे आपने कुछ भी सरनेम डिफाइन करा एंड यहाँ पे आपने फ्रॉम XYZ। तो ये कोड क्या करेगा, कॉनकैट फंक्शन क्या करेगा, सभी के नाम को ज्वाइन करके दिखा देगा। किसके साथ में ज्वाइन करके दिखाएगा, आपके सभी के नाम के साथ में। डबल कोट की जगह आपको सिंगल कोट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डबल कोट सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पे, तो सिंगल कोट यूज़ करना पड़ेगा। डबल कोट की जगह पे सिंगल कोट के अंदर आपको पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे या जो भी आपको स्ट्रिंग डालनी है वो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सिंगल कोट डिफाइन करो एंड स्पेस और ये आपका रन करो। ठीक है, सेलेक्ट करके रन करोगे आपके पास में आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, सभी के नाम के साथ में ज्वाइन होके आ गया। क्या ज्वाइन होके आ गया, यादव, जो हमने सरनेम डिफाइन करा है। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट करना है, आप काउंट कर सकते हो कि टोटल आपके टेबल के अंदर कितने रोज़ हैं। तो आप नेम के ऊपर लगा के नेम को काउंट कर सकते हो, तो जितने नाम होंगे उतनी रोज़ होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम है XYZ और अगर रन करके देखते हो तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे सभी के नाम, कितनी टेबल के अंदर डेटा है, कितने रोज़ हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे पास जो न्यूमेरिक कॉलम है टेबल के अंदर, कौन सा कॉलम है, मार्क्स के नाम से हमने एक कॉलम बना रखा है यहाँ XYZ नाम की टेबल के अंदर। न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर हम कुछ फंक्शंस अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करेंगे, मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम XYZ नाम की टेबल से। सेलेक्ट करके रन करोगे, रन करने पे आपके पास मार्क्स वाला कॉलम आ जाएगा। अब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। इसी लाइन को कॉपी करो, सिंटेक्स को कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट करा दो। सबसे पहले आपके पास फंक्शन आता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, आपके मार्क्स के अंदर से मैक्सिमम मार्क्स को निकाल के लेके आ जाएगा, फेच करके लेके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगला फंक्शन है आपका मीन फंक्शन। मीन फंक्शन क्या काम करता है, आपके मार्क्स के अंदर से मिनिमम जो सबसे छोटे या सबसे कम मार्क्स जो हैं उनको निकाल के आपके पास आउटपुट में दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगला फंक्शन काउंट फंक्शन का यूज़ आप यहाँ भी कर सकते हो। काउंट फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो कि आप मार्क्स को काउंट कर सकते हो या रोज़ को काउंट कर सकते हो, कितनी रोज़ के अंदर आपके मार्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है
अगला फंक्शन है आपके पास में आपका एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन क्या काम करेगा कि आपको मार्क्स की अगर एवरेज निकालनी है कि एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके कॉलम के अंदर, एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो वो आपके पास फाइंड करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ही हम एक और फंक्शन का यूज़ करते हैं, राउंड फंक्शन का। जैसे अभी हमारा एवरेज निकल के आया, तो एवरेज के बाद डेसिमल प्लेस के बाद वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं, मतलब 6 के बाद 0 आते जा रहा है आते जा रहा है, तो इसी को हम राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस तक। तो राउंड फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि जो आपके पास डेटा आया है उसको राउंड ऑफ कर सकते हो, जितना भी डेसिमल प्लेस से आपको राउंड ऑफ करना है। सेलेक्ट करके रन करोगे, ये राउंड ऑफ होके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेलेक्ट करा, या पेस्ट कर लेते हैं लाइन को। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा सम फंक्शन। सम फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कॉलम के सभी के मार्क्स को सम करा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट करके रन करोगे, यहाँ पे सम होके आ जाएगा। ठीक है, ये थे आपके न्यूमेरिक कॉलम्स के फंक्शन। अल्फ़ाबेटिक कॉलम के फंक्शन देख चुके, न्यूमेरिक के देख चुके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या कि पर्टिकुलर किसी बंदे का डेटा कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम्स फ्रॉम एक्स वाई जेड टेबल। एक्स वाई जेड टेबल से सारे कॉलम्स निकाल के लेके आते हैं। अब हमारे पास एक्स वाई जेड टेबल थी जो हमने लास्ट क्लास में क्रिएट करी थी। अगर किसी को वीडियो पीछे के देखना है तो प्लेलिस्ट क्रिएट करी गई है, प्लेलिस्ट पे जाके आप पीछे की वीडियोस देख सकते हो। अब यहाँ पे आता है कि एक्स वाई जेड टेबल में से मान लो आपको चाहिए मोहित के मार्क्स निकालने हैं, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जाके आपको लिखना है वेयर मार्क्स इज इक्वल मोहित। मोहित के मार्क्स निकालने हैं तो यहाँ पे नाम इज इक्वल मोहित। ठीक है, सेलेक्ट करके रन करोगे तो आपके पास में यहाँ पे मोहित के मार्क्स आ जाएंगे, मतलब मोहित का पूरा डेटा आ जाएगा। सिर्फ मार्क्स चाहिए तो स्टार की जगह पे आप मार्क्स को डाल सकते हो। सेलेक्ट करके रन करोगे तो यहाँ पे मोहित के मार्क्स निकल के आ जाएंगे आपके पास आउटपुट के अंदर। ठीक है, अब आपको मोहित के अलावा सभी के मार्क्स को अगर देखना है तो नोट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेशन का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट करके जैसे ही रन करते हो तो आपके पास आउटपुट में मोहित के अलावा सभी लोगों के मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको चेक करना है कि सच में आए हैं या नहीं आए तो आप स्टार का यूज़ करके एक बार चेक कर सकते हो कि मोहित के अलावा सभी लोगों का डेटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है अब न्यूमेरिक कॉलम के, अल्फ़ाबेटिक कॉलम के लिए आपने सिंगल कोट के अंदर डिजिट को डिफाइन करा। ऐसे ही अगर न्यूमेरिक डेटा को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेलेक्ट, आपको स्टार लगाया फ्रॉम एक्स वाई जेड नाम के टेबल से। क्या निकालना है, जहाँ पे मार्क्स जो हैं वो इक्वल हो 83 के, जिसके मार्क्स 83 है उसका अगर डेटा निकालना है तो सेलेक्ट करके रन करोगे। अल्फ़ाबेटिक कॉलम के लिए आपको सिंगल कोट का यूज़ करना होता है, जो न्यूमेरिक कॉलम्स होते हैं उनके लिए सिंगल कोट यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट आप लिखोगे तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो, जिसके मार्क्स 83 है उसके अलावा सभी का नाम चाहिए तो सेलेक्ट करके रन करोगे, जिसके मार्क्स 83 है उनके अलावा सभी का डेटा आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, तो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट, देखो अगर हमारे पास टेबल है एक, सेलेक्ट करना है स्टार। स्टार मतलब सारे कॉलम्स फ्रॉम, टेबल का नाम है एक्स वाई जेड। सेलेक्ट करके रन करते हैं टेबल को, तो हमारे पास डेटा आउटपुट आ जाएगा। टेबल आउटपुट के पास आउटपुट में विजिबल हो जाएगी। अब मान लो मेरे को टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के हिसाब से अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम एक्स वाई जेड, और फिर आपको ऑर्डर बाय के अंदर डालना है कॉलम, जिस कॉलम से आप ऑर्डर बाय करना चाहते हो। तो मैंने कॉलम का नाम डाला मार्क्स। और ऑर्डर बाय मार्क्स अगर आप डालते हो तो ऑर्डर बाय का डिफ़ॉल्ट मतलब होता है कि वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मार्क्स को अरेंज करेगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाल के दिखाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, आपने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया मार्क्स को। डिसेंडिंग में करना है तो आप क्या करोगे, ऑर्डर बाय मार्क्स, और किस वे में, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के लिए DSC लगाओगे और सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट आपके पास आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स अरेंज होके आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेटिक कॉलम से हम कैसे करते हैं, तो सेलेक्ट करना है आपको वापस से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम
ऑर्डर बाय करना है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको सीधा ऑर्डर बाय और आपको कॉलम का नाम लिखना है नेम। नाम को किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लग के आ जाएंगे, ABCDEFG ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपको डिसेंडिंग के अंदर अगर अरेंज करना है तो DSC लगाओगे और सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स अरेंज होके आ जाएंगे। अब वापस चलते हैं XYZ नाम की टेबल पे। लास्ट टाइम हमने देखा कि अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक बंदे का डेटा निकालना है तो हम क्या करते हैं, इक्वल लगा के यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम लिखा XYZ और यहाँ पे हमने लिख दिया जहाँ पे वेयर नेम हो इज इक्वल और नाम के अंदर आपने डिफाइन कर दिया कोई भी नाम, कि मोहित जिसका नाम है उसका डेटा निकाल के लेके आना है। आपको सिंपल सेलेक्ट करके रन करने पे आपको एक डेटा आउटपुट में मिला जिसका नाम मोहित था, उसका डेटा आ गया। अब मेरे को चेक करना है पर्टिकुलर दो बंदों का अगर डेटा निकालना है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का डेटा निकालना है, तो आप क्या करोगे, वेयर नेम इज इक्वल की जगह पे अब लगाओगे इन ऑपरेटर का यूज़ करा जाता है मल्टीपल डेटा फैच करने के लिए। मोहित और मान लो अंकित का डेटा अगर आपको निकालना है तो मोहित और अंकित मेरे को इन ऑपरेटर के अंदर ब्रैकेट के अंदर डालोगे, सेलेक्ट करके जैसे ही रन करते हो मोहित और अंकित आपके पास विजिबल होके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर अल्फ़ाबेटिक कॉलम के लिए तो हमने देख लिया, इन ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। मोहित और अंकित के अलावा अगर किसी का देखना है तो नोट इन लगा देंगे, वहाँ नोट इक्वल लगाया था एक्सक्लेमेशन की हेल्प से, यहाँ पे आपको नोट इन लगाना है, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे। नोट इन की हेल्प से जो जिनके नाम मोहित और अंकित नहीं है उनके अलावा सभी लोगों का डेटा आपके पास आउटपुट में विजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब न्यूमेरिक कॉलम के लिए कैसे यूज़ करते हैं, तो सेलेक्ट करना है आपको स्टार फ्रॉम XYZ नाम की टेबल है हमारी, जहाँ पे वेयर आपके जो मार्क्स हैं वो क्या होने चाहिए, इन होने चाहिए, किन में से, ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल डेटा पास करना है आपको। तो जैसे कि मैंने लिखा 83 एंड 90, तो जिनके मार्क्स 83 और 90 होंगे उनका डेटा आ जाएगा। तो देख लेते हैं 83 वाले हैं, 90 किसी के मार्क्स नहीं है तो आया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नोट इन भी यूज़ कर सकते हो। नोट इन क्या करेगा, 83 और 90 जिसके मार्क्स हैं उनके अलावा सभी लोगों का डेटा आपके पास आउटपुट में विजिबल होके आ जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना। नेक्स्ट आते हैं हम अगले ऑपरेटर के ऊपर जो है हमारा बिटवीन। बिटवीन कैसे काम करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोलता है मार्क्स में जिसके मार्क्स 85 से 95 के बीच में है उनका डेटा निकालना है, या 85 से 90 के बीच में उनका डेटा निकालना है। तो कैसे फैच करते हैं, आपको सिंपल करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम XYZ। अब यहाँ पे वेयर लगा के आपको लिखना है वेयर मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए बिटवीन, किसके बीच में होने चाहिए, बिटवीन आपने लिखा यहाँ पे स्टार्टिंग दिया 85 एंड 90, 85 और 90 के बीच वाले लेके आने आपके, ठीक है। सेलेक्ट करके रन करोगे तो आपके पास 85 से 90 के बीच में जिनके भी मार्क्स हैं उन लोगों का डेटा आ जाएगा, ठीक है। नोट बिटवीन लगाते हो तो 85 से 90 के अलावा, बीच के अलावा जो भी लोग हैं उनका डेटा आपके पास विजिबल होके आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अल्फ़ाबेटिक कॉलम्स पे ये कैसे यूज़ होता है, तो आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम्स, फ्रॉम टेबल का नाम XYZ और जहाँ पे वेयर आपका जो नाम है वो होना चाहिए बिटवीन और आपने यहाँ पे लिखा A से एंड आपने यहाँ पे लिखा F तक, मतलब स्टार्टिंग लेटर A से F के बीच होगा उनका डेटा आ जाएगा बिटवीन के अंदर। रन करके देखो, आउटपुट देखो, अंकित और अमन ही है जो A से F के बीच में स्टार्ट होने वाले लेटर्स हैं, ठीक है। इतना क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ऑर्डर बाय करना, असेंडिंग ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट होता ही है, ऑर्डर बाय लगाने से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको DSC यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि अल्फ़ाबेटिक कॉलम को असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे करते हैं। देन देखा हमने मल्टीपल डेटा को फैच कैसे करते हैं, मल्टीपल डेटा को फैच करने के लिए इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा नोट इन, उनके अलावा अगर सभी लोगों का डेटा चाहिए तो। देन फिर हमने देखा बिटवीन एंड नोट बिटवीन और बिटवीन क्या करेंगे, एक रेंज के बीच में आने वाले लोगों के ऊपर कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ग्रुप बाय और हैविंग का यूज़ कैसे करते हैं।
तो ग्रुप बाय पहले पहले समझते हैं कि ग्रुप बाय होता क्या है। तो ग्रुप बाय क्या करता है कि सेम जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से ग्रुप क्रिएट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स में होते हैं कि आपके पास येलो हाउस है, ग्रीन हाउस है, ब्लू हाउस है, उसमें स्टूडेंट्स ग्रुप में डिवाइड करे हुए हैं किसके बेस पे, हाउस के बेस पे, ठीक है। ऐसे ही अब मेरे पास एक डेटा है, जो डेटा मैंने खुद से अपडेट करा है, आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा ले सकते हो। यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एक नाम है मोहित, और अंकित 2 बार है, मोहित 3 बार है। तो मेरे को क्या करना है कि टोटल फाइंड करना है कि टोटल मोहित के कितने मार्क्स हैं, मतलब टोटल मोहित ने कितने नंबर लिए हैं। तो मोहित 3 बार है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली निकालूं तो कैसे निकालूंगा, सेलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, सम करूंगा किसका, नंबर का, और फ्रॉम टेबल का नाम है आपका XYZ1। XYZ1 टेबल में हम सम करेंगे नंबर का, और किसके नंबर का सम करेंगे, जहाँ पे नाम है आपका मोहित, ठीक है। ये हो गया कि आपको सिर्फ मोहित के नंबर देखने हैं सम करके। अब मेरे को क्या करना है, अभी आउटपुट अगर आप चेक करोगे तो मोहित के नंबर का सम आ गया, पर अगर मैं इसके सामने कोई कॉलम डालता हूँ कि नाम भी आए कि किसका सम आया, नाम अगर यहाँ पे डालता हूँ तो ये देता है आपको एरर। एरर देने का रीज़न क्या होता है कि बिना ग्रुप बाय का यूज़ करे आप कोई भी फंक्शन यूज़ करा है अगर आपने क्वेरी के अंदर, तो उसके साथ जो भी कॉलम यूज़ करते हो वो ग्रुप बाय के बिना नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा। अब ग्रुप बाय कहाँ यूज़ करेंगे, तो ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा आपको XYZ टेबल का नाम लिखा है उसके बाद। बट यहाँ पे अगर आप ग्रुप बाय यूज़ करते हो, ग्रुप बाय नेम, जो आपने कॉलम यहाँ पे लिया है उसको ग्रुप बाय कराना होता है, तभी आपका रन करता है। अब अगर क्वेरी को रन करोगे तो आपके पास आउटपुट जो आएगा उसमें एरर आएगी। रीज़न क्या है एरर आने का, कि ग्रुप बाय के साथ कभी भी वेयर यूज़ नहीं होता है। तो वेयर की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हैविंग का यूज़ करते हैं। हैविंग क्लोज क्या काम करता है, जो वेयर नॉर्मल क्वेरीज के साथ में काम करता है वही काम हैविंग ग्रुप बाय के साथ में करता है। अब अगर आप रन करते हो तो आपके पास आउटपुट में ग्रुप क्रिएट होके आएगा कि मोहित के ये हैं टोटल नंबर, ठीक है इतना। अब आता है कि मेरे को सभी के देखने हैं, तो सभी के मार्क्स का ग्रुप होके आए कि सभी ने टोटल कितने मार्क्स लिए, तो वो हम किससे करते हैं, ग्रुप बाय की हेल्प से करते हैं। अगर इस क्वेरी को आप रन करते हो तो सभी के मार्क्स ग्रुप होके आ जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ऊपर की क्वेरी रन हो गई, सेलेक्ट करके फिर से रन करते हैं। तो आपके पास आउटपुट में क्या आ गया, देखो मोहित का टोटल आ गया, अंकित का टोटल आ गया। ये क्या करता है, ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप के हिसाब से, जैसे इसको नाम में ग्रुप मिला, मोहित 3 बार थे, अंकित 2 बार था, इसने क्या करा, ग्रुप करके और उनका सम करा दिया कि अंकित है, अंकित कितनी भी बार हो उसके सम करा दो। मान लो काउंट करना है कि आपको मोहित कितनी बार, कि मोहित के कितनी बार नंबर यहाँ पे डिफाइन है टेबल के अंदर, सेलेक्ट करके रन करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, मोहित का काउंट आ जाएगा कितनी बार है। ऐसे ही एवरेज निकाल सकते हो कि मोहित हर बार एवरेज मार्क्स कितने ले रहा है, तो एवरेज के लिए AVG करेंगे। एवरेज निकाल सकते हो कि मोहित हर बार एवरेज कितने मार्क्स ले रहा है, ठीक है। अब रियल लाइफ में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे पूछे दिल्ली से कितने लोग हैं, काउंट करके बताओ। आपके पास एक डेटा सेट है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि दिल्ली से कितने लोग हैं, तो आप क्या करोगे कि सेलेक्ट करोगे सभी को, नाम को, और काउंट करोगे दिल्ली से कितने, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दिल्ली से जितने लोग हैं उनका काउंट आ जाएगा, डेटा क्रिएट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप बाय और हैविंग का यूज़ इतना ही होता है। अगर हैविंग का यूज़ करते हो तो हैविंग के बिना कंडीशन डाल नहीं सकते ग्रुप बाय में, वेयर से कंडीशन नहीं डलती है, हैविंग का यूज़ करना होता है ग्रुप बाय के साथ में। अगर आप यहाँ पे बोलो हैविंग नेम इज इक्वल अंकित, तो आपका कोड रन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैविंग की जगह वेयर लिखा होता तो आपके पास आउटपुट नहीं आता। ये ऊपर वाली क्वेरी रन हो रही है, फिर से रन करते हैं, सेलेक्ट करके रन करोगे तो आउटपुट में आपके पास अंकित के एवरेज आ जाएगा, ठीक है। कैसे हो आप लोग, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जॉइंस क्या होता है। तो जॉइंस समझते हैं पहले क्या होता है, कि जैसे अगर हमारे पास एक टेबल के अंदर कुछ डेटा है और सेकंड टेबल के अंदर उस डेटा से रिलेटेड मैच करता हुआ दूसरा डेटा है। अब कई बार क्या होता है कि दोनों टेबल को हमें मर्ज करके एनालिसिस करनी होती है, तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जॉइंस का। तो अगर आप कभी भी कोई दो टेबल को मर्ज करना चाहते हो, ज्वाइन करके साथ में कंबाइन करके देखना चाहते हो, तो आपके पास दोनों टेबल में कोई एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल दो टेबल है मेरे पास में, एक तो प्रोडक्ट टेबल है, सेलेक्ट करके अगर मैं रन करूँ तो ये मेरे पास है प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल में है प्रोडक्ट ID फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट का नाम, थर्ड कॉलम है स्टॉक कि वो स्टॉक के अंदर कितना है, फोर्थ कॉलम है प्राइस, और लास्ट कॉलम है मेरा इज एक्टिव कि वो स्टॉक के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ID जो कॉलम है वो मेरा है
कॉमन कॉलम जो प्रोडक्ट टेबल के अंदर भी है और एचडी ऑर्डर टेबल के अंदर भी है। जैसे ही एचडी ऑर्डर टेबल को रन करते हैं, यहाँ पे मेरे पास कॉलम है आईडी कॉलम, जो क्या किसकी आईडी है, ऑर्डर की आईडी है, कि ऑर्डर कब हुआ, किस बंदे ने करा, उस ऑर्डर आईडी है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी है, जो प्रोडक्ट टेबल में जो आईडी था वो कॉलम यहाँ पे डिफाइन है। तो ये दोनों कॉलम क्या हो गए, कॉमन हो गए दोनों टेबल में। इन दोनों कॉलम के बेस पे हम दोनों टेबल को क्या कराएंगे, ज्वाइन कराएंगे। नेक्स्ट है क्लाइंट की आईडी, कि क्लाइंट किस क्लाइंट ने क्या ऑर्डर करा है उसकी आईडी है। नेक्स्ट है ऑर्डर डेट, कि ऑर्डर कब करा है उसकी डेट है। उसके बाद है इज डेल, इज रिटर्न और क्वांटिटी। इज रिटर्न का मतलब है कि आपके पास वो जो आपने ऑर्डर करा था या किसी ने ऑर्डर करा वो रिटर्न आया है या फिर नहीं आया। क्वांटिटी के अंदर है कितना क्वांटिटी में ऑर्डर करा है, किस क्लाइंट ने करा है, वो यहाँ पे क्लाइंट की आईडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जॉइंस के बेस पे हम देखेंगे दोनों टेबल को। सबसे पहले ज्वाइन करके देखते हैं। तो सिंपल अगर हम ज्वाइन करें तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सेलेक्ट करना है आपको सबसे पहले स्टार, सारे कॉलम्स को ज्वाइन करना है तो आपको स्टार लिखना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट टेबल, जो पहली टेबल है मैंने लिया प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल से को ज्वाइन कराना है, किससे ज्वाइन कराना है, एचडी ऑर्डर टेबल से ज्वाइन कराना है, ठीक है। और ज्वाइन कराने के लिए कौन सा कॉलम आपके पास कॉमन है वो आपको डिफाइन करना है। जैसे मेरे पास ज्वाइन करने के लिए ऑन कीवर्ड के बाद मेरे को डालना पड़ेगा कि जो ऑर्डर प्रोडक्ट टेबल का जो आईडी वाला कॉलम है वो बराबर है एचडी ऑर्डर टेबल के पी आईडी से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि सेलेक्ट करके लाओ प्रोडक्ट टेबल से सब कुछ और उसको ज्वाइन करा दो एचडी ऑर्डर टेबल के सब कुछ से, ठीक है। किस बेस पे ज्वाइन कराओगे कि प्रोडक्ट टेबल का जो आईडी वाला कॉलम है वो कॉमन कॉलम है एचडी ऑर्डर टेबल के प्रोडक्ट आईडी कॉलम से, ठीक है। सेलेक्ट करके जैसे ही आप रन करते हो तो आपके पास एक टेबल क्रिएट होके आएगी। वो टेबल कैसी होगी, दोनों टेबल के अंदर कॉमन होगी। तो देखते हैं एक बार क्या एरर आ रही है। यहाँ पे कोई कॉलम का नाम चेंज होगा तो यहाँ पे रन करा, इसका नाम भी प्रोडक्ट आईडी है तो आपको यहाँ पे भी पी आईडी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की आईडी। रन करो। अब रन करने पे आपके पास एक टेबल बन के आएगी, जो टेबल क्या होगी, इस पूरे इन दोनों टेबल का ज्वाइन होगा। आप देखो अगर हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट आईडी 1 है, प्रोडक्ट की आईडी 1 है, वो उस क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, टीवी है। टीवी किसने खरीदा, वो क्लाइंट का आईडी यहाँ पे डिफाइन है। तो क्लाइंट टेबल अगर आपके पास होगी तो क्लाइंट का नाम भी पता चल जाएगा। इसके बाद टीवी का प्राइस कितना है, 20,000 है। कितनी क्वांटिटी में खरीदा, 21 क्वांटिटी के अंदर खरीदा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि आपके पास में यहाँ पे मैंने एक टेबल ज्वाइन करी है, दो टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगाया। किसके बेस पे लगाया, प्रोडक्ट आईडी कॉलम के बेस पे, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने सिंपल ज्वाइन करा दो टेबल के बीच में। अब आता है कि ज्वाइंस के टाइप होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ज्वाइन होते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। जो मैंने सिंपल ज्वाइन यूज़ करा है, इसको इनर ज्वाइन भी बोल सकते हो, सेल्फ ज्वाइन भी बोल सकते हो। इनर ज्वाइन अगर यहाँ पे लगाते हो, इनर ज्वाइन का मतलब क्या होगा, आपका नॉर्मली दोनों टेबल के ऊपर ज्वाइन काम करेगा, सेम आउटपुट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सेल्फ ज्वाइन बोल सकते हो। सेल्फ ज्वाइन के अंदर रन करके देखते हैं, ठीक है। तो सेल्फ ज्वाइन के अंदर आपके पास क्या होता है कि ये एरर दे रहा है, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं करते, हम सिंपल ज्वाइन का यूज़ करते हैं, वही सेल्फ ज्वाइन की तरह काम करता है, ठीक है। रन करते हैं, सेलेक्ट करके रन करो, आउटपुट आ जाएगा। अब आता है लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट यहाँ पे लगाना है, रन करके देखो। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या होता है, लेफ्ट जो टेबल होती है आपके पास में, या दूसरा वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, रन करो। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट टेबल से सारा डेटा आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट टेबल कौन सी है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, जो प्रोडक्ट होती है। और ऑर्डर टेबल से वही डेटा आता है जो लेफ्ट टेबल के अंदर मैच करता है, मतलब प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो होगा वही डेटा आता है, बाकी नहीं आता है। मतलब प्रोडक्ट टेबल से, लेफ्ट साइड वाली टेबल से सारा डेटा आता है, और राइट वाली टेबल से वही डेटा आएगा जो प्रोडक्ट लेफ्ट वाली से मैच होता है, ठीक है। राइट ज्वाइन करोगे तो राइट ज्वाइन के अंदर क्या होगा कि राइट हैंड साइड जो टेबल है, कौन सी है, एचडी ऑर्डर टेबल है, उसमें से सारा डेटा आएगा, और प्रोडक्ट टेबल में वही डेटा आएगा जो राइट हैंड साइड वाली टेबल में है। तो यहाँ पे देखो, जो नल आ रहा था वो अब आउटपुट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका ज्वाइंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ओके।